आप सभी को नमस्कार। कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूँ। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी, अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे एनएचसीवीसी के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं, जी तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर, किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर, ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती है, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूँ। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है। त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं। यानी
पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूँ। देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में सरदार साहब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें। इससे आपको दिलचस्प अंदाज में सरदार साहब के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्यारे देशवासियों, जीवन निरंतर प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगति की गति कितनी ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है। लेकिन जब इनमें गीत, संगीत, कला, नाट्य, नृत्य, साहित्य जुड़ जाता है तो इनकी आभा, इनकी जीवंतता अनेक गुना बढ़ जाती है। एक प्रकार से जीवन को सार्थक बनना है तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि सभी विधाएं हमारे जीवन में एक कैटलिस्ट का काम करती है, हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। मानव मन के अंतर्मन को विकसित करने में, हमारे अंतर्मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत, संगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है। और उनकी एक बड़ी ताकत ये होती है कि इन्हें न समय बांध सकता है, न सीमा बांध सकती है और न ही मत मतांतर बांध सकता है। अमृत महोत्सव में भी अपनी कला, संस्कृति, गीत, संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए। मुझे भी आपकी तरफ से अमृत महोत्सव और गीत संगीत कला की इस ताकत से जुड़े ढेरों सुझाव आ रहे हैं। ये सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैंने इन्हें संस्कृति मंत्रालय को अध्ययन के लिए भेजा था। मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा गंभीरता से लिया और उस पर काम भी किया। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। साथियों, हम उस भूमि के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं, जो ये प्रार्थना करते हैं, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति। सुनिए अटल जी की ओजस्वी आवाज। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता
और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। साथियों, अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिशा दिखाती हैं।